नमस्कार। देश देशांतर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। आपने देश देशांतर के पिछले एपिसोड में लगातार कुछ ऐसे विषयों को देखा है जो देश के सामने कुछ चुनौतियां और सवाल प्रस्तुत करते रहे हैं। ऐसी ही एक चुनौती और सवाल पर आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में अक्सर ये जुमला कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के मसले पर होगा। आज हमारा इसी संबंध पर ये देश देशांतर का एक खास एपिसोड केंद्रित रहेगा। आज का विषय हमारा है भारत में गहराते जल विवाद और उनका समाधान। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज हम देश देशांतर के इस एपिसोड में ये बात करेंगे भारत में जल विवाद और उनका समाधान, भारत में जल भंडार, भारत की जल क्षमता और जल से जुड़े हुए तमाम मसले। और इन मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास धुरंधर और मेहमान मौजूद हैं। मैं इनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्री हिमांशु ठक्कर, जो दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार हैं, पानी पर प्रबंध को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और सामाजिक सरोकारों की जो तहत उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं उसमें रिवर, बांध और लोगों को जोड़ने वाले तमाम मसलों पर आप लिखते रहे हैं और अपना पक्ष यहाँ प्रस्तुत रखेंगे। हमारे साथ हैं एसपी काकरन साहब, जो नदी प्रबंधन के मामले में, रिवर मैनेजमेंट के मामले में केंद्रीय जल आयोग के सदस्य हैं और लंबा अनुभव काकरन साहब को है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, जो पेशे से शिक्षा शास्त्री हैं और राजनीति जिनके लिए समाज सेवा है। राज्यसभा के वो सदस्य रहे हैं और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होने के नाते देश के जल संसाधनों पर उनकी कड़ी नज़र रही है और उनका लंबा अनुभव है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर एस आर हाशिम, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य रहे हैं, कजाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं, जल संसाधनों को लेकर के काफ़ी काम किया है हाशिम साहब ने। आज हम उनसे भी बात करेंगे और अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक नज़र डालते हैं कुछ जानकारियों पर। दुनिया भर में इन दिनों पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा है। आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, पानी के सोर्स घट रहे हैं। वैसे देखा जाए तो धरती के कुल क्षेत्रफल का 97.3% पानी खारा है, यानी ये पानी समंदर का है। बाकी 2.7% पानी पीने लायक है। इसका 2% ग्लेशियरों और ध्रुवीय क्षेत्रों में है। 0.1% भूगर्भीय जल है और बाकी 0.6% नदियों, झीलों और तालाबों में है। आंकड़े कहते हैं कि 31 देशों में भीषण जल संकट है। 13 बरस में 50 से ज्यादा देश इस संकट की चपेट में आएंगे। 20 बरस में पानी की मांग दोगुनी हो जाती है। धरती पर आज भी उतना ही पानी है जितना 2000 बरस पहले था। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, अगले 15 बरस में 270 करोड़ लोग भीषण पेयजल संकट का सामना करेंगे। भारत के सभी 13 नदी सिस्टम गहरे संकट में। देश के करीब 7 लाख गांवों में से 1.5 लाख को शुद्ध पानी नहीं मिलता। भारत में कुल बरसात का सिर्फ 20% पानी इस्तेमाल होता है, 80% समंदर में बह जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 50 लीटर पानी है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर या इससे भी अधिक पानी उपलब्ध है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर भारत की तुलना में जल भंडार कैसा है, वहाँ क्या उन्होंने मैनेजमेंट बनाया है और क्या वास्तव में वो भी किसी जल संकट का सामना कर रहे हैं? पानी का जहाँ तक मैनेजमेंट का बात है, पाकिस्तान में पर कैपिटा देखें तो हमारे से शायद ज़्यादा पानी है। इंडस ट्रीटी के अंतर्गत पाकिस्तान को ज़्यादा पानी मिला है भारत से। और वो जो सिंचाई का इलाका देखें तो बहुत बड़ा है। एक कंटिग्यूअस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिग्यूअस इरिगेटेड एरिया तो पाकिस्तान में है।
नेपाल में तो सभी हिमालय से आती वाली नदियां हैं, तो पानी की कोई वैसे दिक्कत नहीं है, 12 महीने नदियां बहती है। बांग्लादेश में भी करीब 54 नदियां ऐसी है जो भारत से बांग्लादेश जाती है, तो एक छोटे से इलाके में, और वो उनको भी पानी, दे आर नोन टू डिपेंड ऑन रिचनेस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो और भूटान भी नदियां भी हिमालय से आती है, तो पानी का अवेलेबिलिटी तो बहुत बड़ी है। मैनेजमेंट में थोड़ा अलग अलग है, और हमारा जैसे भारत की बात देखें तो हमने ज़्यादा बड़े बांधों पे जोर दिया है, जो थोड़ा गलत था। हमें लगता है हमें उसकी तरफ से थोड़ा नई दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। लेकिन आपने जी नदी प्रबंधन, नदी के पानी के प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जो बात कही है, मेरा ख्याल है काकरन साहब आप इसमें शायद विस्तार से रोशनी डाल पाएंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में और भारत में क्या तस्वीर उभरती है। इस संदर्भ में कुछ आंकड़े दे रहा हूँ जी। आंकड़े ये हैं कि जल सिर्फ पीने के लिए है। अगर हम बात करें कि जल जीवन के लिए वरदान है, पीने के लिए प्रतिदिन एक आपको पानी चाहिए हर व्यक्ति को, वो 10 लीटर 5 लीटर कुछ भी उसकी कैपेसिटी आप मान सकते हैं। उसी हिसाब से अभी भी हर व्यक्ति के लिए, जहाँ तक दक्षिणी एशियाई देशों का संबंध है, काफ़ी पानी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या शुरू होती है फूड सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा। आपने कहा कि भारत में काफ़ी पानी है, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से करीब 50 लीटर पानी मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शायद ये 100 लीटर या इससे भी ज़्यादा है, क्या ये सच है? देखिए, वर्ल्ड वाइड जब हम बात करते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से करते हैं। जबकि बात यह है कि अभी जैसे बताया कि भौगोलिक स्थितियाँ ये तय करती हैं कि किस रीजन में कितनी स्कैरेसिटी है, किस रीजन में बहुतायत है। चाहे हम भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में ये बात करें, चाहे पड़ोसी मुल्कों के संबंध में बात करें, या पूरे विश्व स्तर पर बात करें, वो अलग आंकड़े हैं, बात सही है। जो मैं इशू पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिटिल थोड़ा डिफरेंट है, और वो मैं राइट पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ। राइट पर्सपेक्टिव में ये रखना चाहता हूँ कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब से अभी तक हमने लगभग 5000 बांध, छोटे बड़े या मझोले, जिसको भी हम जो है एक कैटेगरी में बांध कह सकते हैं, उनको हमने विकसित किया। और वो इसलिए विकसित किया कि हम, ताकि फूड सिक्योरिटी जो आज हमारी है वो सिर्फ इन बांधों की वजह से है। और अगर हम जल को संचित ना करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर के लिए जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो हम मीट नहीं कर सकते थे। आज भी जब हम बात करते हैं कि पानी बहुत है, और रीजन स्पेसिफिक भी अगर बात करें तो हालांकि बहुत इसमें विभिन्नता है। अगर चेरापूंजी में जो है ये, और अगर हम इसका पश्चिम राजस्थान की बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सही है। लेकिन इवन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पर वो पानी वर्षा काल में आता है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष हम कहते हैं कि हमें वर्षा के रूप में जल प्राप्त होता है, लेकिन नदियों के रूप में जब वो बहता है तब भी ये 1870 के करीब रह जाता है। 1870 में से अगर हम आज की डेट में ये कहें कि हमने कितना पानी जो है रोकने का प्रबंध किया, तो हमारे जो टोटल बांध या जो हमारे उनके जल ग्रहण क्षमता है, वो रिजर्वायर कैपेसिटी अभी भी 250 पर रुकी हुई है। जी। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोह साहब, आपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के तौर पर सारे देश की स्थिति को देखा है, और भारत का जल भंडार, आबादी का दबाव, उस पर आपकी क्या सूचनाएं और क्या आपकी टिप्पणी है? तो शुरू में मैं कहूँ कि हिमांशु जी के साथ मेरा इत्तेफाक है कि ये काकरन साहब बांध बनाते रहें, ज़रूरत है, लेकिन बड़े बांध बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बांध छोटे छोटे बने और हमारी ज़रूरत के मुताबिक बने, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर में मानता हूँ, आपने जो कहा कि अगर तीसरी जंग होगी तो वो पानी पर होगी। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं मानता कि जंग होगी, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत काफ़ी है। भारत में एक चीज़ की गलती है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। महात्मा ने कहा था कि छोटी
वन शुड टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिगर थिंग्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये मैंने अप्लाई किया अपनी मिनिस्ट्री में। मैंने देखी छोटी छोटी बातें क्या है। आप देखिए जहाज़ में बैठे हॉस्टेस आपको फुल गिलास लाएगी, फिर अगर गिलास खाली हो गया वो खुद ही भर देगी उसको, बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू। आपको ज़रूरत नहीं तो भी करेगी। घर में मेहमान आ गया तो बड़ा गिलास आप लगाएंगे। मैंने ये छोटे छोटे रिफॉर्म शुरू किए थे। मसलन बड़ा बड़ा बोतल जो होता है ना कॉन्फ्रेंसेस में, मैंने 10-5 जगह बंद कराया और मैंने कहा 250 ऐसी मिलीलीटर की बोतल होनी चाहिए। जब आपको और प्यास है तो और कीजिए। ये एक मिसाल बताता हूँ। यहाँ नलका बहता है पानी का और लोग चले जाते हैं अपने घर, कोई नहीं रोकता कि ये बहता है। आपको टेलीफोन होना चाहिए ताकि आप इन्फॉर्म करें। यहाँ भारत में एक बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस की तहरीक जो है होनी ना मोस्ट पावरफुल, कि इंडियन नेशन को पता चले कि ये हमारा सरमाया है, इसको बचाना है, उसकी फ़िक्र नहीं है। इसलिए ये कहना कि भारत में बड़ी ज़बरदस्त कमी है पानी की, ये मैंने कभी नहीं माना। लेकिन पानी को कैसे बचाएं, इसका कंजर्वेशन कैसे हो, कई स्कीमें हमने उठाई थी। मसलन कि हमने दरियाई सिलसिले जो हैं 14 उनको शिनाख्त किया कि इनको कंजर्वेशन प्रॉपरली होना चाहिए, पोल्यूशन ख़त्म होना चाहिए, इनके इस्तेमाल पर नज़र होनी चाहिए और केंद्र में वो रहेंगे। इसी तरह से नदियों के जोड़ने का सिलसिला था। इसी तरह से हमने ये सोचा कि सिंचाई कैसे होगी और किसान को कैसे पता लगेगा कि फ्लड इरिगेशन ज़रूरी नहीं है, स्प्रिंकल इरिगेशन हो जाए, कॉन्शियसनेस करें। बल्कि एक स्कीम ये थी मोर इनकम पर ड्रॉप ऑफ वाटर। तो एक स्कीम ये थी कि उनको समझाएं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन। तो इन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको पानी की कमी नहीं है, जहाँ जहाँ कमी है वो मैन मेड है, खुद ब खुद आप क्रिएट करते हैं। आपको प्रॉब्लम ऐसा नहीं है गंभीर कि आप क्या करेंगे अगले ज़माने में, लेकिन अगले ज़माने की तैयारी में आप जागरूक कीजिए सारी नेशन को और कुछ रिफॉर्म अपने घर से शुरू कर दीजिए। नहीं साहब, हम बांधों पर भी आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले हाशिम साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो जल संसाधनों के विकास के लिए जो आयोग था उसमें काफ़ी अरसे तक अपना अनुभव और आपको हुआ, जो स्थितियां हैं वो क्या हैं? 2011 में भारत की जनसंख्या 122 करोड़ है इस साल में, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% है। जी 17.5% ऑफ द जी वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो सारी दुनिया के वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं उसका केवल 4% भारत में है। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत में पानी की क्या सिचुएशन है। दूसरी बात ये हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी कि जबकि पानी 4% जो है वो मोर और लेस करीब करीब निश्चित है और उसमें कोई ऐसा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, बल्कि क्लाइमेटिक चेंजेस से कुछ अनसर्टेनिटीज पैदा हो सकती हैं। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और 2050 या 2060 के लगभग जब भारत की पॉपुलेशन अपने पीक पे पहुंच जाएगी तो ऐसा अंदाज़ा है, ऐसा एस्टिमेट है कि हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी, 1.6 बिलियन। और हमें अपने जल संसाधन का सारा आयोजन उस परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। अब अगर हम 2050 की रिक्वायरमेंट अपने सामने रखें तो वो रिक्वायरमेंट 2 लेवल पे होंगी। एक तो अगर बिजनेस एज यूजुअल है विद सम इम्प्रूवमेंट तो हमारी रिक्वायरमेंट 1400-1500 BCM की होगी। और दूसरा लेवल है कि अगर हम बहुत ही एफिशिएंसी इन वाटर यूज़ और वाटर का प्रयोग करने में एफिशिएंसी और वाटर की डिमांड को भी हम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से नियोजित करें एट ए वेरी हाई लेवल, तब हमारी डिमांड 1100-1150 BCM से पूरी हो सकती है। यानी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
जो आबादी का दबाव है और उसमें जो आपूर्ति है उसमें एक फासला है, अंतर है। और अब जहाँ तक मुझे याद आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने की भी एक बीच में रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2050 में दुनिया के 50 से ज़्यादा देश हैं जो जिनमें गंभीर पेयजल संकट हो जाएगा। और अभी जो आज की स्थिति है उसमें 30 या 35 देश इस संकट का तो अभी भी बहुत ही गंभीर सामना कर रहे हैं। ये बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब ये बात करेंगे कि कौन से वो हालात हैं जो हमें आपस में टकराव के लिए बाध्य करते हैं। उसके जड़ में होता है पानी। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है देश देशांतर के इस खास एपिसोड में। हिमांशु जी, आप समाज से जुड़े हो रहे हैं और इस वक्त काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि पानी भी कहीं ना कहीं तनाव की कोई वजह है? बिल्कुल है, और शायद आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट और तनाव की स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि जैसे हमने पहले चर्चा की कि पानी उतना ही है या क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ हमारा न सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, विच मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड सेंटर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, विच इज़ अगेन मोर कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड सेंटर्स। और ये अंतर्राज्यीय विवाद तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के शहर और गांव के बीच में और अलग अलग तरीके से बहुत सारे विवाद बढ़ सकते हैं। ये लेकिन गौर करने की बात यह है कि एक उदाहरण के रूप में 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश में जाती है, लेकिन कितनी नदियों पे विवाद है? आप एक सिर्फ गंगा या आजकल तिस्ता या बरक का नाम सुनेंगे, और नदियों पे विवाद नहीं है। विवाद तब जन्म लेता है जब आप नदी को सिर्फ एक बड़े बांध बनाने के रूप में देखते हैं, पानी जल व्यवस्था को सिर्फ बड़े बांध के रूप में देखते हैं, ऐसा माइंडसेट है, तब विवाद बढ़ता है। उसके खिलाफ जब आप अरवरी का उदाहरण लें, जहाँ पर 25 साल में लोगों ने 3000 से ज़्यादा लोग छोटी जोहड़ और बावड़ियाँ बनाई, और जो नदी सूख चुकी थी वो बहने लगी, जो ग्राउंड वाटर डार्क जोन में था वो रेगुलर जोन में आ गया, और जहाँ पर डेफिसिट थी, फूड डेफिसिट, फूड सिक्योरिटी, फूड सरप्लस हो गया, और जो माइग्रेशन हो रहा था उसकी जगह पे वहाँ कुछ लोग वापस भी चले गए। तो ये दिखाता है कि वैकल्पिक संभव है, और ये इसी तरीके से संभव है जहाँ तक जल का संरक्षण और मैनेजमेंट में समाज का जुड़ाव बढ़ेगा, वहाँ पर आपकी समस्या कम होगी और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी कम होगी। काकरण साहब, आपने उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र, उधर सिक्किम, इधर बुंदेलखंड में राजघाट परियोजना, नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के उस पर आपने तमाम नदी जल प्रबंधन पर काम किया है। आप वहाँ रहे हैं। उन इलाकों का जो सामाजिक जो दायरा है या वहाँ के लोगों की मानसिकता है, क्या पानी को लेकर के कई बार आपस में हितों को टकराव की स्थिति बनती है? देखिए, मैं इसको जहाँ मैं रहा हूँ उसके परिप्रेक्ष्य में ना बात करके अगर मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करूँ जी, तो फैक्ट ये है कि राजस्थान हमारा ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है जी, देश के अंदर जहाँ पर कोई भी मुख्य नदी, सिर्फ माही को छोड़ दिया जाए तो कोई मुख्य नदी नहीं है। चंबल रिवर वहाँ से निकलती है, लेकिन वो भी पूरे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ, जिसको थार डेजर्ट कहते हैं, वो नहीं कवर करती थी। इसलिए राजस्थान में हमेशा पानी का संकट रहा है, पीने का भी पानी का संकट रहा है। और
ये संकट राजस्थान में ही नहीं, जब आपका पंजाब और हरियाणा के इश्यूज आप डिस्कस करते हैं तब भी ये संकट जो है उतना ही गहराता जा रहा है। जब आप जो है हरियाणा और दिल्ली के पेयजल को लेकर के जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल में बात करते हैं तो ये संकट गहरा रहा है। तो ये संकट हर रीजन में स्पेसिफिक होंगे, या ये संघर्ष या जो विवाद हैं ये स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का समस्या का समाधान ये नहीं है कि जो है क्योंकि हम पानी का जो है प्रबंधन के नाम पे सिर्फ पानी को बहने दें और वो ही प्रबंधन है। प्रबंधन का मतलब है कि पहले आप डेवलपमेंट कीजिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, और जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं जिसको हम किसी हद तक नेगलेक्ट करते थे एज ए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो भी सोशल सेक्टर का एक हिस्सा है, हिस्सा उसको बन गए हैं। हाँ, उसको जो है हमें उतना ही उचित उसका जो है वो समाधान ढूंढने पड़ेंगे जितने हम जो है प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए उसकी संरचना या उसकी सुरक्षा के बारे में जितने हम जो है सोचते हैं, उतना ही हमको गंभीर उससे जुड़े हुए दूसरे मुद्दे जो कि सामाजिक होंगे, जो कि आर्थिक होंगे, उन पहलुओं पर भी हमको सीरियसली विचार कर करके तब हमको एक कोई डेवलपमेंट मॉडल जो है लेके आना होगा, विकसित करना पड़ेगा। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब, आप जब मंत्री थे तो आपने सारे देश में ये अनुभव देखा होगा, कहीं ना कहीं ये जो टकराव के और आपसी हित जिसके जड़ में पानी होता है वो महसूस किए होंगे। तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने जो महसूस किया और सरकार में रहते हुए जो आपने महसूस किया वो क्या है, उसका निचोड़ क्या है? ये जो झगड़े हैं ये तो मुल्क के अंदर वाले झगड़े अलग हैं और विदेशियों के साथ एक दो जगह झगड़े हैं। तो मेरी नज़र में जो डिस्प्यूट्स हैं भारत में, बाहर के मुल्कों में भी बड़ी गलत फहमी है। मेरे दिमाग में ये है कि डिस्प्यूट्स 4-5 जगह बहुत, मैं मुल्क के अंदर की बात करता हूँ, कोई बड़े डिस्प्यूट्स नहीं हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो हमारे पास है उसके अंदर काफ़ी कामयाबियाँ हुई है हमको, बल्कि 200 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स दे आर इन शेप वो है। अब डिस्प्यूट्स जो मुल्क के अंदर हैं, इसमें मसलन मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि मुल्ला परियार में डिस्प्यूट है। अच्युतानंदन जी और करुणानिधि जी मेरे साथ बैठे, दिल्ली में आए और 2 मीटिंग्स हुई, तीसरी होने जा रही थी। बड़ा टिकलिश है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स काफ़ी हैं, लेकिन हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ता तो वही है जी। संस्कृत में कहा जाता है ये रास्ता बड़ा ख़राब है, बोल्डर हैं, बिच्छू हैं, सांप है, लेकिन साथ ही कहा गया और कोई रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं चलना है इसी रास्ते पर जी। इसलिए मेरा विश्वास था कि केरल और तमिलनाडु में इस पर समझौता हो जाएगा। कभी आपको लगता है कि केरल ठीक है, कभी आपको लगेगा कि तमिलनाडु ठीक है। इसमें इस डिस्प्यूट में साइकोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है, लेकिन फिर भी उम्मीद थी आगे हो जाएगा। और कई ट्राइब्यूनल्स शेप में थे। मैंने अपना मन बना लिया था कि सिर्फ 3 बरस मिलेंगे जज साहिबान को, क्योंकि कई मामलों में मैंने देखा कि जज साहिबान खुद भी इंटरेस्टेड हैं कि वो आगे बढ़ाएं इस मुद्दत को। मेरी सख्त शिकायत रही, यानी तुरंत फैसला ना करें या जो निर्धारित समय है उस वक्त। लेकिन जुडिशरी का निज़ाम ये चीज़ समझने लग गया था और मेरी कामयाबी होने वाली थी कि हर ट्राइब्यूनल को सिर्फ 5 बरस मिलेंगे जी। अब तो ये कहा जा रहा है एक ही ट्राइब्यूनल बनेगा, लेकिन मेरी दिल में निराशा नहीं थी कि ट्राइब्यूनल्स वक्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो कावेरी और दूसरी जगहों में कुछ बड़ा वक्त लग गया, लेकिन आपको ये देखना चाहिए आपके 200 से ज़ायद एग्रीमेंट शेप में हैं। वाटर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है और हम फेडरेशन भी हैं, हमारा यूनिटरी बाइस भी है कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत बड़ा अच्छा निज़ाम है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा इंटरवेंशन सेंटर में हो सकता है, उससे कम काम लिया गया है कि ये कानून हमारे पास मौजूद है कि जो यहाँ का वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होगा वो एक चीफ कोऑर्डिनेटर है रियासतों को मदद करने में। लेकिन डिस्प्यूट्स जो अंदर हैं वो इनसरमाउंटेबल नहीं है कि बड़े मुश्किल हैं तो हम भागते रहेंगे हमारे सिस्टम में, बल्कि मैंने कई विदेशों में जगहों में बता दिया कि हमारे पास कवानीन हैं, हमारे पास एक सीमित सिचुएशन है। ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो इस किस्म के नहीं हैं कि ये हल नहीं होंगे मसला, जो हमारे पास एक निज़ाम है। रहे बिरूनी इंडस वाटर ट्रीटी 3 जंगों के बावजूद भी कायम रही और पाकिस्तान के लोग आ गए। मैंने उनको बताया, कन्विंस में कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने काफ़ी मसलन वो
बगलियार पर चले गए वर्ल्ड बैंक के पास, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन आया वो बहुत ज़्यादा हमारे हक में था। जी। इस तरह से बांग्लादेश में गया, मैंने देखा कि हफीज़ुर रहमान साहब थे, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल माहौल ऐसा था हम आगे नहीं बढ़ सके। नॉट बिकॉज वी कुडंट कम टू टर्म्स। तो मेरे पास चाहे विदेश के एक दो झगड़े हैं, ज़्यादा झगड़े नहीं हैं। चीन के पास जो है इस वक्त कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा में, वो तो मुसलसल कहते हैं कि हम डाइवर्शन नहीं कर रहे हैं, ये कहने हमको उसमें सुरक्षित, लेकिन सवाल फिर भी उठते रहते हैं। नहीं, उसमें सुरक्षित होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि सैटेलाइट मैपिंग से आप करेंगे। हमको चाइना के साथ खुली बातचीत करनी चाहिए। मैंने बात की, लेकिन ये है कि हमको सुरक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा इज़ ए वेरी प्रेशियस रिवर फॉर अस। वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन चाहे विदेश के झगड़े हैं, सीमित हैं, बातचीत होगी, पाकिस्तानी आते हैं, उनको हमारा जॉइंट मैनेजमेंट है देखने का, तो उनके सामने हकीकत है। कुछ ग्लोबल वार्मिंग से पानी कमी हो गई तो पाकिस्तान को बड़ी बड़ी गलतफहमी हो गई। चुनाव पर उनने काफ़ी, वो तो पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, वहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बातें होती हैं इस पर, काफ़ी पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उनके नुमाइंदे आ गए, हमने उनको कहा हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ट्रांसपेरेंसी है, यू गो, आप जहाँ मर्जी है जाइए। तो इसलिए चाहे विदेश के साथ कुछ मामूली झगड़े हैं, चाहे अंदर है, हम जी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं मानता मैं। लेकिन हाशिम साहब, जो हमारे अंदर के हालात हैं, आपने जल संसाधनों के विकास पर काफ़ी काम किया है। क्या हमारे जो सामाजिक जो स्थितियां हैं वो जल संसाधनों के विकास को और तेज़ करने की मांग करती हैं? जी हाँ, हमारी सामाजिक स्थितियाँ जो हैं उसमें कई चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं। जैसे पहला तो है लाइवलीहुड कंसर्न्स, यानी खेती बाड़ी और ज़मीन से उगाना, इसके लिए पानी की ज़रूरत है। उसके बाद पीने के पानी की समस्याएं कई प्रदेशों में हैं, बहुत ही एक्यूट हैं, कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा हैं। पानी का इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्री भी बढ़ रही हैं और उनको भी पानी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में पानी की डिमांड बढ़ रही है, अभी तक पानी का प्रयोग बहुत कम है। अभी एस्टिमेट है कि सिर्फ 65% जी, नीड्स हम मीट करते हैं पानी की अवेलेबिलिटी की। अर्बन एरिया और रूरल भी मोर और लेस वही है, 60-65। तो अभी बहुत कुछ डिमांड हमें पूरी करनी है और ये एक बहुत ही समस्या है हमारे सामने। अभी हम बात करेंगे हाशिम साहब उन समाधान और हल के और उपाय क्या हो सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब जानेंगे कि भारत के राज्यों में नदी और बांधों पर किस तरह से गहरा रहे हैं विवाद। ब्रेक के बाद देश देशांतर के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत में गहराते जल विवाद और आपस में होने वाले टकरावों पर, और वो किन हालातों में वो टकराव बनते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये विवाद की स्थितियां बनती हैं। हम अब अपने इस भाग में जानेंगे कि भारत में तमाम राज्यों के बीच
आज से नहीं, वर्षों से कई तरह के जल विवाद चल रहे हैं। नदियों पर विवाद चल रहे हैं, नदियों के पानी पर विवाद चल रहे हैं, बांधों पर विवाद चल रहे हैं। यूं तो भारत में जल विवादों का सिलसिला पुराना है, लेकिन बीते साल तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध पर विवाद छाया रहा। ये बांध केरल में पेरियार और उसकी सहयोगी नदी मुल्लायार पर 116 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को ये बांध 999 साल की लीज पर मिल गया। उन दिनों प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजों का दबदबा था। आज इसका बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में शामिल है। केरल का कहना है बांध बूढ़ा हो गया है, खतरनाक है, वो नया बांध बनाएगा। तमिलनाडु इस तर्क को नहीं मानता। उसका कहना है कि नए बांध से उसे कम पानी मिलेगा। तमिलनाडु यह भी चाहता है कि बांध की ऊंचाई बढ़ा दी जाए। बस यही झगड़े की जड़ है और मामला कोर्ट कचहरी होते हुए संसद तक जा पहुंचा है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। महाबलेश्वर से निकलकर आंध्र में जाकर ये समंदर में समा जाती है। कृष्णा की सहयोगी तुंगभद्रा और भीमा नदियां हैं। 55 साल से तीनों राज्यों में विवाद चल रहा है। निपटारे के लिए प्राधिकरण बनाया गया। इस प्राधिकरण ने पिछले साल फैसला दिया। ये प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की पहल पर बना और इसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह कावेरी नदी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है। 1892 में यानी 120 साल पहले और उसके बाद 1924 में यानी 88 साल पहले मद्रास के प्रेसिडेंसी और तब की मैसूर रियासत में समझौते हुए। मैसूर बाद में कर्नाटक में चला गया। अब कर्नाटक को लगता है कि समझौतों से उसे नुकसान हुआ है। इस विवाद पर भी प्राधिकरण बना। मामला अदालत में चला गया। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पानी पर विवाद है। नर्मदा के पानी को लेकर विवाद भी जग जाहिर है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में वंशधारा नदी के जल पर विवाद है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रावी, व्यास नदियों के पानी को लेकर टकराव है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन और बेतवा नदियों के पानी पर आमने सामने हैं। गोदावरी नदी के पानी पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच मतभेद हैं। तो कर्नाटक और गोवा में महादई नदी के पानी पर असहमतियां हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध को लेकर विवाद है। विवादों और टकरावों के चलते कई बार पानी हाशिए पर चला जाता है और झगड़े को सारा देश देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमने देखा कि किस तरह से देश के तमाम राज्यों के बीच जल विवादों का ये जो माहौल है, वातावरण है, कई बार उसमें अप्रिय और असहज स्थितियां भी बनती हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हाल ही में चर्चा में आए और पिछले काफ़ी दिनों से माहौल जहां गर्मा रहा है मुल्ला पेरियार बांध पर। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब, ये जो मुल्ला पेरियार बांध का जो विवाद है, इसमें आपका क्या अनुभव रहा? जब आप मंत्री तब भी ये बात उठती थी। मुझे कहना चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसके साथ काफ़ी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है कि हिज़्बी इख्तिलाफ जो होता है किसी प्रांत में, उसका ख्याल रखना पड़ता है जी। तो मैंने देखा कि मैं कामयाबी के करीब था। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि अच्युतानंदन जी और करुणानंद जी मिलें। उसमें हमारी कामयाबी हो गई। वो तशरीफ़ लाए यहाँ, 2 मीटिंग्स उनने की 2-3 महीने के अंदर जी। तो मेरा उनको ये कहना था कि डैम की हैयत क्या है, ये किनका है डैम, पानी किनको मिलता है, लेकिन देश एक है। तो इसलिए आपको इसमें बोल्डनेस चाहिए। आप अपने अपने प्रांत में हिज़्बी इख्तिलाफ की तरफ, अपोजिशन की तरफ ना देखें। कुछ तो फैसला करना पड़ता है, तो मुश्किल होता है। तो मतलब समाज इतना आसान नहीं था क्योंकि बहुत खलीज थी, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे। अब आपने देख लिया कि इस वक्त ऐसी हालत हो गई कि बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया। यानी केरल से जो लोग तमिलनाडु जा रहे हैं, तमिलनाडु से जो वहाँ जा रहे हैं, तकरीबन वो आना जाना ही रुकने लगा था। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन ऐसे विवादों से यहाँ हालत दिल्ली में ये थी कि हमारी जो कमेटी होती है, एक तो कंसल्टेटिव कमेटी होती है, नहीं वाटर पर जो ये स्टैंडिंग कमेटी है जिसका बड़ा इख्तियार है, दैट इज़ मिनी पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट से एक स्टैंडिंग कमेटी है,
उनकी सिफारिश को काफ़ी अहमियत है। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स कहा कि वाटर को अब सेंट्रल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। बड़ी चर्चा हो गई लोकसभा में, राज्यसभा में भी कि सेंट्रल सब्जेक्ट बनाया जाए, लेकिन मैं एज कोऑर्डिनेटर, एज मिनिस्टर सहमत इस पे नहीं हो सका कि इसको सेंट्रल सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि फेडरलिज्म जो भारत का है इससे काफ़ी इत्मीनान और आराम है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा घुटन होती है। भारत के बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें प्रांतों में बोलियां अलग हैं, लिबास अलग हैं, सब कल्चर्स हैं, सब नेशनलिज्म है, उसकी रखवाली करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने काफ़ी खुशगवार तरीके से हमको सेंट्रल बायस भी है इसमें, फेडरलिज्म भी है। लेकिन तो मैं फेडरलिज्म का एहतराम करता हूँ, वाटर स्टेट सब्जेक्ट रहे, लेकिन अगर ये ज़रूरत पड़े तो यहाँ का जो यूनियन मिनिस्टर है वाटर रिसोर्सेज का, उसका पावर बढ़े ताकि वो कोऑर्डिनेशन में इफ़ेक्टिव हो। मसलन जब प्रांतों में विवाद चलता ही रहेगा तब पार्लियामेंट को खामोश तमाशाई नहीं बैठना चाहिए। वी हैव टू गिव अ डेफिनेट एडवाइस, ये सही है, ये गलत है। तो इसलिए एक बात है, हम जो सालिस है झगड़ों के दरमियान, सालिसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर करेगा, तो ऐसा माहौल रहा है, वो सालिसी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लिहाजदारी में है कि यूनियन गवर्नमेंट है, आते हैं, बात करते हैं, और काफ़ी जो डील मिली है स्टेट्स को वो सही भी है, क्योंकि फेडरलिज्म को कायम रखना है। लेकिन कहीं मुझे नज़र आता है कि किसी वक्त सेंटर को दुटोक एडवाइस देने का मौका आ गया है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उससे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर जो है वाटर रिसोर्सेज को, उसकी ताकत एडवाइस की बढ़नी चाहिए। माफ़ कीजिए, मैं आपको टोकूंगा, लेकिन कई बार हमने देखा है कि इन विवादों में जो केंद्र सरकार है वो भी असहाय सी नज़र आती है। राज्य उनके निर्देश का पालन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल वक्त पर रिपोर्ट नहीं देते, और कई दफ़े ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो भी इन विवादों को निपटाने में बहुत सार्थक नहीं है। नहीं, उसमें जैसे कृष्णा पर है या गोदावरी पर आप देख लीजिए, कावेरी में देख लीजिए, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो मामला हुआ था उसको आप देख लीजिए, तो उसमें भी केंद्र सरकार निर्देश तो दे ही नहीं सकती है जी, क्योंकि जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है जी, तो इसलिए नहीं, लेकिन जैसा कि आपने कहा एडवाइस दे सकती है जी, नहीं, वो एडवाइस कर सकती है। बहुत ही इफेक्टिव होनी तो चाहिए। इसका अर्थ ये है कि अगर राज्य केंद्र सरकार की बात नहीं सुन सकते, या तो जिसके आपने जैसे बातचीत की शुरुआत की थी कि कहीं ना कहीं राजनीति भी उसमें एक वजह हो सकती है। मगर एक चीज़ है, देखिए, जब मैं इनके दरमियान बात कर रहा था तो प्रेस से, हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ प्रेस को इतनी आज़ादी है। प्रेस ने जब इस टॉपिक को डिस्कस किया तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये हवा पहुँची कि अब वक्त आ गया है, चाहे ट्राइब्यूनल हो चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद हो, फैसला देना पड़ेगा। बिकॉज वो न सेंट्रल गवर्नमेंट तमाशा देखती रहेगी जबकि दो प्रांतों में विवाद होगा, न सुप्रीम कोर्ट इससे गाफिल रह सकती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड इन सच केसेस। लेकिन वज़ीर आज़म का मंशा ये था, जो कामयाब भी हो गया, कि हम इनको मदद दे दें किसी एक नुक्ते पर जम जाने के लिए। लेकिन अब इस वक्त मैंने कहा ना, एज शहरी में महसूस करता हूँ कि ये मामला जो है मरकज़ी सरकार की तरफ से जो यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है उसकी एडवाइस में दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए जी। और वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के दौरान उसके प्रोविजंस के तहत ये हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा एंट्री है इसके लिए। एक बोर्ड बनना था, वो भी नहीं बना। मैं अब कानून के रास्ते से उस पर आ रहा था ताकि सुप्रीम कोर्ट से मदद ली जाए जी, और सुप्रीम कोर्ट मदद कर सकती है। एंड हमको ये जान लेना चाहिए कि ट्राइब्यूनल जो है वो 5-7 बरस जिस तरह कावेरी में हो, वो नहीं, वो गलत बात है। ट्राइब्यूनल को 3 बरस का होना चाहिए, दैट इज़ फाइनल। और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मसला आ जाएगा, हम लॉ अबाइडिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी बाद में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाएगी, और कुछ विवादों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना
ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा अगले हिमांशु ज़माने जी, जैसे कि अभी बात हो रही थी, लेकिन कई बार निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी विवाद को बजाय समाधान की ओर जाने के उसमें आपस की, उस राज्य की राजनीति भी आड़े आती है। आपका अनुभव क्या है? सही, अब ये जो मुद्दा देखें केरल और तमिलनाडु का, हमारा सोच साहब ने कहा, हम पार्लियामेंट की चैनल में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट भारत में ये है कि जो भी राज्य की नदी होगी, जो भी राज्य की जमीन होगी, वो राज्य को अधिकार है कि उस राज्य में पानी का रखरखाव, डैम का डिकमीशनिंग करना कि नहीं करना वो तय करेगा, और उस राज्य के लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना भी उस राज्य की जिम्मेदारी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। केरल इस संदर्भ में केरल का कहना है कि ये डैम अनसेफ है। 116 साल पूरा हो चुके हैं, जब बना था 50 साल के लिए बना था। उनका कहना है ये अनसेफ है, ये सिस्मिक एरिया है, यहाँ कभी भी धरतीकंप हो सकता है। देयर आर टेक्निकल रिपोर्ट्स, IIT दिल्ली का और IIT रुड़की का रिपोर्ट कह रहा है कि ये अनसेफ है। अभी इसमें तो एक सीधी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के मुताबिक केरल को ये करने देना चाहिए, और केरल ये नहीं कह रहा है कि तमिलनाडु को हम पानी नहीं देंगे। वो एक्चुअली केरल की एक मैग्नेनिमिटी है, एक बड़ा दिल है उनका, क्योंकि वास्तव में ये बेसिन पूरा केरल का है। जो मुल्ला पेरियार का कैचमेंट है वो पूरा केरल में है, उसमें एक बूंद पानी तमिलनाडु का वैसे नहीं है, लेकिन वो देने को तैयार है। लेकिन क्या जो दूसरे विवाद हैं, इसका एक मिनट, इसका ये सुझाव इसलिए इसका हल नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्र की जो वाटर रिसोर्स एस्टेब्लिशमेंट है, सोच साहब की बात तो सही है, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो वाटर रिसोर्स एस्टेब्लिशमेंट है वो इतना डैम सेंट्रिक है, वो डिकमीशनिंग होना नहीं चाहता। वो चाहता नहीं है कोई डैम डिकमीशन हो, इसलिए वो कहता है कि नहीं डैम सेफ है। तो उन्होंने सेफ नहीं कहना चाहिए था। जब केरल कह रहा है कि हमारा डैम अनसेफ है, हमारे लोग भविष्य अंधकार में है, भविष्य खतरे में है, तो केंद्र को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। जब केंद्र फैसिलिटेट नहीं कर रहा है तो केंद्र की कोई ताकत नहीं बचती है, क्रेडिबिलिटी नहीं बचती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुल्ला पेरियार बांध के अलावा जी भारत के अन्य राज्यों में भी कुछ इस तरह के विवाद हैं जहां कभी कभी ये अक्सर गंध आती है या ऐसा महसूस होता है कि उसमें स्थानीय स्तर पे शायद राजनीति भी है। इसका दूसरा, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये हो रहा है और ये इसमें भी हो रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो प्लानिंग है, योजना करने की पद्धति है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें पानी के बारे में समाज का सरोकार खत्म हो गया है। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि पानी का जिम्मेदारी सरकार की है, मोनोपोली है, तो समाज को कुछ करना नहीं है। और हमारी सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो माइंडसेट हायर किया ब्रिटिश सर से, वो कंटिन्यू किया है। तो समाज का सरोकार जब खत्म हो गया ना, तो और दूसरी तरफ माइंडसेट बना बड़े योजनाओं की तरफ, तो ये दो कारण से राज्यकर्ताओं को एक, और जो खास करके पॉलिटिशियंस को, उनको एक मैदान मिल गया जी, एक राजनीति करने का। जब ये इसको खत्म तब किया जा सकता है जब हमारी वाटर रिसोर्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, सब लेवल पे लोगों का सरोकार बॉटम अप अप्रोच से शुरू हो, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो, ग्राम सभा का शुरू हो। जब ये शुरू होगा तो चीप पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। काकरन साहब, अभी जी, फिर भी आपको एपेक्स पर फैसले लेने हाँ, पड़ेंगे। जब ये नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है, जब इससे नहीं निकलेगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी, अभी काकरन साहब, हिमांशु जी ने एक तकनीकी बात कही कि जो ये बांध है वो 116 साल पुराना है। तो जहाँ तक मुझे ख्याल आता है कि भारत में इस वक्त जहाँ जहाँ विवाद चल रहा है उनमें बहुत सारे बांध अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं, या क्या, मैं एक आम दर्शक के नाते आपसे जानना चाहूँगा, एक इंजीनियर होने के नाते आप मुझे बताएं कि क्या ये बांधों की भी अपनी उम्र होती है और उनकी भी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है? अगर ये होती है तो अपने आप क्यों नहीं इनको नष्ट किया जाता और दोबारा ये बांध बनाया जाता? ये प्रक्रिया हमने आज़ादी के बाद क्यों विकसित नहीं की? ओके, प्रश्न बड़ा सार्थक है। सुरक्षा का जो संबंध है, और उस संबंध में अगर हम ये कहें कि उसका जो है किसी भी एक बांध का क्या समय सीमा होनी चाहिए जब उसको हम डिकमीशन करें, ये उस पर डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी से बांध बनाया गया, उसके अंदर किस तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा है, उस मटेरियल का जो अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ कब शुरू होती है, जब वो खुद डिकम्पोज करना शुरू कर दे। जी, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट
फैक्टर्स हो जाते हैं उसकी लाइफ डिसाइड करने में। अब आप बात कर रहे हो कि हमने पिछले 60 साल में ये क्यों नहीं सोचा। बात ये आ रही है कि हमारे 60 साल पहले जो स्थिति थी, हमारी मुश्किल से शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 200 प्लस सिर्फ जो है बांध थी और 233 परहैप्स। आज हमारे पास 5000 है। तो ये सारे बांध जो हैं इतने पुराने नहीं हैं जहाँ की हम बात करें। अब उन 233 में से भी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ मोर देन 100 इज ऑलरेडी ओवर 100 ईयर ओल्ड। आई एग्री। इनको डीकमीशनिंग करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट पहले ये हम व्यू को ले कि ये प्रोजेक्ट जो है या ये बांध कब जा कर के अनसेफ होता है। अभी तो लेटेस्ट ये है कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में डैम सेफ्टी बिल पड़ा हुआ है जी, जिसके अंतर्गत ये जो है हर राज्य का या हर उस बांध के जो जिसके अंतर्गत उसकी जिम्मेदारी है वो ये निरीक्षण करके तय करेगा कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी तो बहुत जो है पेनल पनिशमेंट होगा। वो सब उस बिल के अंदर प्रावधान आ रहे हैं। जी काकरन साहब, हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक तो आपने कहा कि विधेयक लंबित है संसद में और दूसरा ये कि समाधान की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त ये वक्त है हमारे एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में इन विवादों का समाधान व्यावहारिक तौर पर कैसे हो, हर मामला कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास क्यों जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत में गहराते जल संकट, विवाद और उनके समाधान की। वास्तव में इन विवादों का एक व्यावहारिक सा समाधान क्या है, बात करेंगे सौ साहब के। जो हमें ये कहा जाता है कि जब कोई दो राज्यों में टकराव है तो ट्रिब्यूनल में चला जाओ, कोर्ट में चले जाओ। ट्रिब्यूनल इस मामले में कोई जादू की छड़ी घुमाएगा, वो समाधान हल चुटकी बजाते तो भी नहीं सुलझ रहे हैं। वो ये जो हिमांशु जी बता रहे हैं कि ब्रिटिश परसेप्शन से आजकल अभी जा रहे हैं, मुझे इसमें इख्तिलाफ है। वो ये है कि आपको देखना चाहिए कि भारत में लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो बड़ी वाइब्रेंट हैं। कहीं कहीं झगड़े हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो रिफ्लेक्शन है जैसा समाज में है और डिस्प्यूट्स आते हैं तो हर असेंबली में बहस होती है। आज का लेजिस्लेटर जो है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बाहर सोसाइटी के मसले क्या है। तो इसलिए मुल्ला पलियार पर वहाँ की दोनों असेंबलीज, ये ट्रिब्यूनल टाइम भी तो बहुत लेते हैं। नहीं सुनिए, वही मैं कहता हूँ, ये बहुत सारे डिस्प्यूट नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स के पास नहीं जाएंगे। आप फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं, कावेरी है, दूसरे हैं, तो ये डिस्प्यूट्स आ गए। इसलिए इस पर मुल्ला पलियार में जो अभी है नज़रियात की जंग, अब इसमें काफ़ी बहसा हो गया, काफ़ी विवाद हो गया, विवाद से आगे बढ़ना है। तो इसका इसीलिए इसीलिए मैं बता रहा था कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाटर को अब सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है नज़रियात में शिद्दत आ गई है और मेरा अपना विश्वास है शायद मौका आ गया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तहवील में दिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी सबको मानना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को भी, उनको भी। हर विवाद नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात जो है, अब जो ट्राइब्यूनल होगा, और ये मेरा मशवरा आज की मंत्रालय को भी है, 3 बरस से ज़्यादा
जज साहबान को ना मिले जो ट्राइब्यूनल में आ जाएंगे। जिनको ये ख्याल होगा बहुत ज़्यादा मुद्दत हो, वो ना बने इसके जज। ट्राइब्यूनल अपनी जिम्मेदारी कबूल करे, 3 बरस में हमको फैसला दे दे, ये होना चाहिए। हाशिम साहब, अगर ये तो हो ट्रिब्यूनल वाली बात, लेकिन क्या हम ईमानदारी से जो साल में जो कुल बरसात होती है उस बरसात का जो 80% पानी है वो समंदर में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, हम केवल 20% पानी को रोक पाते हैं। अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था कर लें तो क्या ये संभव है कि हर राज्य अपने के काम के लायक, इस्तेमाल के लायक पानी पा सके? क्या हमें रोकने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए? ये पानी उपाय नहीं रोकने होगा? का बंदोबस्त तो किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं कि हम सारा पानी रोक लें, लेकिन उसका बंदोबस्त बढ़ाया जा सकता है। और डैम जो हैं उसी कड़ी का एक हिस्सा है, उसी समाधान का एक हिस्सा है। लेकिन आजकल ये परसेप्शन भी हो गया है कि बहुत बड़े डैम नहीं मगर बनाना ये चाहिए। पानी रोकने के लिए तो गांव के स्तर पर नहीं, तो जैसे वही बात वही हो रही मैं थी, वही हिमांशु मैं जी कह ने रहा कहा हूँ। कि पंचायत मैं वही कह रहा हूँ। छोटे मैं वही कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो छोटे तालाबों में, छोटे बावली में और छोटे कहीं पे बैरेज बना के काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं। जी। और पानी का सबसे बड़ा स्टोरेज अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के अंदर, ये भी पानी का एक स्टोरेज है, नेचुरल स्टोरेज है। इसलिए अगर कोशिश की जाए कि पानी को रिचार्ज किया जाए, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स को रिचार्ज किया जाए, पानी की हार्वेस्टिंग की जाए, जिसकी टेक्निक अब बहुत ही अवेलेबल हैं, तो हम काफ़ी हद तक पानी उसको अंडरग्राउंड प्रमोट करने की ज़रूरत है। हाँ, अंडरग्राउंड भी पहुंचा सकते हैं, वो स्टोर हो सकता है, फिर उसे हम यूज़ करते हैं। जी। अभी तो नेचुरल वे में हो रहा है, लेकिन हम योजना भी बना सकते हैं कि कहाँ पानी जी। अंडरग्राउंड इंजेक्ट किया जा सकता है। ये सब तरीके हैं। हम पानी के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और बहते हुए बरसाती पानी को काफ़ी रोका हद तक जाए। रोक सकते हैं, लेकिन पूरा रोकना संभव संभव नहीं होगा। काकरण साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम बात सुनते हैं कि भारत के नक्शे की अगर आप कल्पना करें तो ऊपर से जो नदियाँ निकलती हैं और वो नीचे जाती हैं, तो जो ऊपर के राज्य हैं उस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और नीचे जो राज्य पड़ते हैं और जहाँ जहाँ नदियाँ आगे बढ़ती जाती हैं समंदर में मिलने के लिए, वो उन राज्यों को धीरे धीरे पानी कम मिलता जाता है। इसका कोई क्या कैसे इसका आप सुझाव या उपाय आप सजेस्ट करेंगे? जो आपने कहा कि ऊपर से नीचे जब नदी जाती है तो ऊपर वाले रोक लेते हैं, नीचे वाले नहीं रोकते, उसी के लिए हम कह रहे हैं कि द ओनली सॉल्यूशन इज जो है वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसके अंदर जो है जो मेरे जो है आदरणीय जो है मंत्री जी, पूर्व मंत्री कह रहे थे, हम लोगों का केंद्र की तरफ से ये पूरा प्रयास है कि अब समय आ गया है जब हम वाटर को सिर्फ स्टेट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसमें से ज़्यादातर नदियाँ ऑलरेडी अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं। अंतर्राज्यीय नदियों पे स्टेट का कोई जो है अपना सर्वोच्च नहीं अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे करे। उनको जो है मिल बैठ करके जो है डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। ऑलरेडी 114 agreements are already existing which have been done in the past. We have to look for जो है similar negotiation and जो है resolve the issue through जो negotiation. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, हिमांशु जी, सोसाइटी के सहयोग के बगैर ये कुछ भी संभव नहीं है। संक्षिप्त में बताएं, समाज को किस तरीके से एक नए सिरे से तैयारी के साथ इस नए साल में आना चाहिए? मैं आपसे समाज की तरफ से देखिए, हम चाहें या ना चाहें, हमें अच्छा लगे या ना लगे, भूजल हमारे देश की जीवन रेखा बनने वाली, रहने वाली है बहुत सालों तक। क्योंकि आप एक ग्राफ देखें, ये 1990 में हमारा पानी जो आता था उसमें से कितना भूजल से आता था, और 2012 में देखेंगे तो ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है। हम हर साल ग्राफ लगाते हैं और वो हर उपयोग के लिए यही बात है, सिंचाई से लेके हमारी फूड सिक्योरिटी बड़े बांधों से नहीं आती है, हमारी फूड सिक्योरिटी भूजल से। तो इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि हम जब ये स्वीकार करेंगे कि हमारी जीवन रेखा भूजल है और हमें उसको जीवित रखना है। ये तो हम स्वीकार कर चुके हैं। नहीं, लेट मी जस्ट, नहीं, वाटर पॉलिसी वाटर प्लानर्स नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जब हम हमारा वाटर पॉलिसी वाटर एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेगा और भूजल को सस्टेन करने के लिए पूरा वाटर का फोकस करेगा, तो उसका तरीका क्या है कि जहाँ पानी बरसता है उसको आप वहाँ रोकिए,
वहाँ पर से ज़मीन में ऑटोमेटिक जाएगा। जो आपने 21 लाख कहा ना, उससे बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली लोकल वाटर सिस्टम। उनको जब ये आप जीवित रखेंगे तो ऑटोमेटिक भूजल रिचार्ज होगा। और जो स्टोरेज की बात कही है, सही है, हमें स्टोरेज करना चाहिए, लेकिन हासिम साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भूजल हमारा सबसे बड़ा स्टोरेज स्पेस है और उसका वो खाली हो गया है, उसको हमें भरने की जरूरत है। जिस दिन हम ये स्वीकार करेंगे और पूरा वाटर रिसोर्स एस्टेब्लिशमेंट उस दिशा में दिखेगा, हमारी पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये जो ग्राउंड वाटर है जी, इसको रिचार्ज बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। मंत्रालय में इस पर बड़ी ज़बरदस्त अटेंशन थी। स्वामीनाथन और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ सुनीता वगैरह आए और हमने ये तय किया कि 4 बरस ग्राउंड वाटर कांग्रेस हर बरस होता था। इस वक्त एक बड़ी स्कीम ये है वाटर हार्वेस्टिंग, और इसको घरों में जाएगी। म्यूनिसिपल कमेटी तब तक परमिशन नहीं देगी जब तक कोई सरकारी बिल्डिंग बनेगी या किसी का घर बनेगा, जब तक उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम नहीं किया होगा। तो इसीलिए मैं जो कहता था, मोर इनकम एंड मोर क्रॉप इन इनकम पर ड्रॉप ऑफ वाटर, तो ये जो पानी को बचाया जा सकता है। ये ठीक कहते हैं हाशिम साहब, सारा पानी आप नहीं रोक सकते, कुछ तो एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन हमारी हालत कोशिश तो बहुत अच्छी हो सकती है। और हिंदुस्तान को आइंदा कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए ग्राउंड वाटर को, जैसा कुदरत ने हमको दिया है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर का खाली हो रहा है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमने धरती के पेट से कर्ज लिया है पानी का, उस कर्ज को हमें लौटाना होगा। और इस काम में केवल केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, इस काम में राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती, इसमें समाज की भी भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है। और इस नए साल में मेरा ख्याल है कि हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि आने वाले साल में और आने वाले दिनों में हम पानी के प्रति अपना नज़रिया संवेदनशील बनाएं। मैं आप सबका यहाँ आने के लिए राज्यसभा टेलीविज़न की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि देश देशांतर के तहत हम जिन विषयों को उठा रहे हैं, जिन पर बातचीत कर रहे हैं, उन पर हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइए। और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए।